हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको DSSB TGT नेचुरल साइंस का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, तो मैं आज अपनी पहली क्लास लेकर आया हूँ और हम यहाँ से अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो ये क्लास पूरी हमारी यूट्यूब पे फ्री ही रहेगी और इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे हैं, आप लोग भी कॉपी पे इसी तरह से नोट्स बनाते रहें। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में चीज़ें नोट करते रहें, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो चीज़ों को हिंदी में नोट करते रहें। पूरा कोर्स बाईलैंग्वेज ऐसे ही रहेगा। मैं नोट्स यहाँ पे लिखूँगा, आप समझते समझते उसको कॉपी पे नोट कर लें या लेक्चर को पहले समझ लें, उसके बाद जैसे आपको कंफर्टेबल है उस तरह से आप इसके नोट्स बनाते रहें। तो मैं इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं कोर्स यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा, थ्योरी फिर PYQ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस जो भी होगी, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे मैं यहाँ पे सारे कराऊँगा। बस आप लोग क्या करें, बस थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जो भी आपके साथ के मित्र वगैरह हैं पढ़ने वाले, सभी को मतलब कि शेयर करते रहें ताकि हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे सकें। टोटली एक बात और मैं बताऊँ, जो भी यहाँ पे थ्योरी या कुछ भी लिखा हुआ है ये टोटली NCERT बेस्ड हम बता रहे हैं आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, क्या क्या हमें वहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहला जो सिलेबस में जैसे चार्ज के बारे में हेडिंग मेंशन नहीं है, वहाँ पे पोटेंशियल से उन्होंने स्टार्ट कराया, लेकिन प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो चार्ज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, चाहे उससे क्वेश्चन 1 आया हो चाहे 2 आया हो, सभी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला हमने यहाँ पे लिया चार्ज के बारे में। तो चार्ज को हिंदी में हम आवेश कहते हैं। तो क्या होता है चार्ज, तो जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग बाल काटते हैं तो कंघे से, तो उस पर क्या होता है, बचपन में करते थे कि कागज़ के टुकड़े तोड़ के डाल देते थे और जैसे उस कंघे को हम उन कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते थे तब वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता था। या और भी जैसे घटनाएँ होती हैं, जैसे बादल में बिजली कड़कती है बारिश होने से पहले, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे लाइट आती है, लाइट का स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो वो भी हमारा मतलब चार्ज की वजह से ही होता है कि जब दो क्लाउड्स पे चार्ज होता है और वो आपस में स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे एक बिजली उत्पन्न होती है, उसको लाइटनिंग ऑफ स्पार्क कहते हैं। तो ये सब आवेश की ही घटनाएँ हैं, मतलब ऑब्जर्वेशंस हैं, फिनोमिनाज हैं। और भी बहुत सारी मतलब चार्ज की वजह से ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स की, तो सब वो चार्ज की वजह से होता है। तो उसी को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चार्ज को जानते हैं कि चार्ज होता क्या है। कि जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी हमारे पास जो मटेरियल्स है वो सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स से, यानी कि मूलभूत कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो उन्हीं का क्या होता है, कभी कभी बॉडी पे या तो वो ज़्यादा हो जाएंगे या किसी पे कम हो जाएंगे। तो उसी वजह से क्या होता है कि चार्ज बॉडी पे प्रोड्यूस होता है। अब हम समझते हैं कि ये जैसे चार्ज किस तरह से बॉडी पे प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले मैंने चार्ज की डेफिनेशन ही लिखी है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसका आंतरिक गुण है, और फंडा प्रॉपर्टी मैटर, जो मैटर है हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी है। मैटर मतलब द्रव्यमान। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब दैट गिव राइज टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एंड इफेक्ट। मतलब चार्ज एक ऐसी फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स उस मैटर पे डेवलप होता है। मतलब या तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उस पर लगेगा, या वो क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा दूसरे मटेरियल पे। तो ध्यान रखें ये हमारी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब अगर MCQ में क्वेश्चन होगा तो यही वर्ड मेंशन करेगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट गिव राइज टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। हिंदी में जो होता है कि विद्युत आवेश द्रव्यमान का मूलभूत आंतरिक गुण है जिससे वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। जैसे इंग्लिश में गिव राइज लिखा है, यहाँ पे इसका मीनिंग यही है कि या तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस मतलब या उस पर लगेगा, या वो दूसरे पे एक्सर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशंस है। तो हम समझते हैं कि डेफिनेशंस के बाद कि कैसे किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है या किसी पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एटम होता है, पढ़ते हैं कि जैसे बहुत ईजी एग्जाम्पल है NaCl का, उसमें पढ़ते हैं कि हमारे पास ये सोडियम एटम होता है कोई भी। तो जब न्यूट्रल एटम होता है यानी कि उदासीन होता है हमारे पास एटम,
तो वहाँ पे उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है यानी कि नंबर होता है वो बराबर होता है, तो वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम होता है। तो जब इलेक्ट्री न्यूट्रल एटम होगा हमारे पास, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। यानी कि जो परमाणु होगा हमारा उदासीन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या वहाँ पे बराबर होगी। अब हम जैसे पढ़ते हैं कि जैसे सोडियम हमारे पास होता है, इसके परमाणु के पास मतलब एटम पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, यानी कि पहले यहाँ पे मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और 11 प्रोटॉन रहे होंगे, तो ये इस पर जो चार्ज था वो हमारा न्यूट्रल था, ये पूरा एटम। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इससे निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें हमारे पास बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तो वो निकलते नहीं है ईजिली। तो इस तरह से किसी भी एटम पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर एक बार समझते हैं इस बात को, जब कोई एटम न्यूट्रल होता है तब उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर जो होता है वो बराबर रहता है। लेकिन जैसे ही किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है हमारे पास, तब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यानी कि अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कम हो गई होगी, तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है हमारे पास, जैसे कोई हमारे पास एटम है, मान लीजिए क्लोरीन का एटम हम पढ़ते हैं NaCl का फॉर्मेशन में, तो ये क्या करता है कि जैसे यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 प्रोटॉन होंगे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा यानी कि ऋण आवेश आ जाएगा। तो इस पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है उस पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस पर 17 प्रोटॉन होंगे। तो इस तरह से इस पर यानी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ भी हम समझें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आवेश में कि जैसे ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, या ये Na+ दे रखा है तब कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। कि जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे यहाँ पे किसी भी एटम पे यानी कि परमाणु पे जब नेगेटिव चार्ज आता है हमारे पास, ऋण आवेश आता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और प्रोटॉनों की संख्या कम रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें समझना कि किसी भी बॉडी पे कैसे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और कैसे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हम समझते हैं कि चार्ज हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमने समझ लिया कि पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कि जैसे अपोजिट चार्ज का मतलब है कि जैसे एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। हिंदी में इसी को कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद ये लिखा है सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब जो एक जैसे चार्ज होते हैं, मान लीजिए एक नेगेटिव है और एक नेगेटिव है, ये एक दूसरे को कर रहे होंगे, रिपेल करेंगे। ऐसे अगर एक पॉजिटिव को एक पॉजिटिव के पास लेके आए तो ये भी क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। बिल्कुल ये सिमिलर फिनोमेना हमारा मैग्नेट में भी होता है कि कभी कभी हम 2 मैग्नेट होते हैं, उनको पास में लाते हैं तो कभी कभी तो वो दूसरी वाले को अट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, जैसे एक मैग्नेट को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो दूसरे को रिपेल कर दिया, मतलब एक आगे बढ़े तो दूसरी भी आगे बढ़े, तो रिपल्शन का फिनोमेना होता है। सेम फिनोमेना हमारे पास ये चार्ज में होता है। तो ये आप ध्यान रखें, मतलब MCQs वगैरह में आ सकते हैं यहाँ पे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कूलाम। अब जैसे हम किसी मास को kg में मेज़र करते हैं, मतलब द्रव्यमान जो होता है उसको किलोग्राम में नापते हैं, टाइम है यानी कि समय उसको हम सेकंड में नापते हैं, मतलब डिस्टेंस होती है उसको मीटर में यानी कि दूरी को मीटर में मापते हैं। इसी तरह से हर चीज़ को मापा जाता है किसी ना किसी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ में। तो जो ऐसे ही आवेश हमारे पास होता है उसको हम कूलाम में मेज़र करते हैं, मतलब ऐसा यूनिट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है वो कूलाम होता है और उसको हम C से लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल C से। तो ये याद रखें, ये भी MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो बताएंगे कि कूलाम होती है। इसके बाद चार्ज इज एन स्केलर क्वांटिटी, यानी कि यह एक सदिश राशि है। जैसे हम पढ़ते हैं फिजिक्स में कि 2 तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, मतलब उसमें डायरेक्शन ना हो, तो हम उसको बताते हैं कि वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो ऐसी चार्ज भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है।
अब 1 कूलाम चार्ज, जैसे 1 कूलाम चार्ज को हम कैसे करके बताएंगे, तो 1 कूलाम चार्ज पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि 1 कूलाम इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट इन वैक्यूम। कि जैसे इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास 2 आवेश हैं कोई भी, एक हमारे पास ये Q है और एक हमारे पास ये Q है, तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग यानी कूलाम के नियम के अनुसार, मतलब अगर इसका आवेश भी हम 1 कूलाम ले लें, इसका आवेश भी 1 कूलाम ले लें और इनके बीच में दूरी 1 मीटर हो, तब इन पे जो भी फोर्स लग रहा होगा यानी कि बल लग रहा होगा उसी को हम 1 कूलाम चार्ज कहते हैं। तो कैसे करके इसको निकाला जाता है भाई, कूलाम का नियम ये पढ़ते हैं F1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो इससे हम ये निकालते हैं। तो 1 कूलाम के डेफिनेशन भी याद रखें, मतलब पूछ सकता है, हमें सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करके चलनी है। और एक ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है Q = NE, इसको आप याद रखें। Q यहाँ पे होता है हमारा टोटल चार्ज, कुल आवेश, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी बॉडी या सिस्टम पे कितनी है, E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, एक जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास उसके पास कितना आवेश होता है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है, इलेक्ट्रॉन ऑन 1 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इस पर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये हमारी याद रखने वाली चीज़ है, ये पेपर में पूछ सकता है हमारे पास। और ये फॉर्मूला भी याद रखें Q = NE, इससे हम किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज कुल आवेश अगर पता है तो उसमें पता कर सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इसी फार्मूले से मतलब एक निकाला जाता है ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, कि हमारे पास अगर 1 कूलाम चार्ज है यानी कि 1 कूलाम आवेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको भी आप याद कर लीजिए यहाँ पे कि 6.25 10⁻18 कूलाम होते हैं। इसको हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे Q की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 रख देंगे और E की जगह ये रख देंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही निकल के आएगा। अभी MCQ में आएगा तब वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इसमें वैल्यू पुट करके आप उसको कैलकुलेट करें। हाँ, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट होता है। Q की जगह 1 रखेंगे और E की जगह 1.6 10⁻19 और ये डिवाइड करेंगे इससे तो हमारे पास N निकल के आएगा और वो N की वैल्यू यही होगी 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 1 कूलाम अगर हमारे पास आवेश है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस तरह से हम मतलब चार्ज के बारे में ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब कुछ और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मतलब उन पे भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रेस करता हूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी आवेश यानी कि चार्ज पार्टिकल हमारे पास मान लीजिए रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब है ये विराम अवस्था में है अपनी, मतलब रुका हुआ आवेश है, तो ये क्या करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है हमारे पास। क्या उत्पन्न करता है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र। अगर यही चार्ज हमारा मोशन कर रहा होता है यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा वहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप लिख लें यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और अगर अब यहाँ जो मोशन होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। ऐसे अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारे पास है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, मतलब उसमें त्वरण होगा कुछ ना कुछ, हिंदी में समझे तो। तब वो क्या करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे उत्पन्न मतलब प्रोड्यूस कर रहा होगा। ये हिंदी में कहें कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे जो हमारे पास होंगी वो सभी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा उसको चार्ज पार्टिकल को बेसिक लेवल पे और थोड़ी सी ऊपर की चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे गए हमारे पास। तो आप लोग क्या करें, इसको ऐसे ही नोट्स बना लें, इन्हीं मतलब पॉइंट से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे चार्ज से। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।
अब जो हमारे सिलेबस में सबसे पहला हेडिंग लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा हुआ है। अब हम इसको समझते हैं। हिंदी में इसको विद्युत विभव कहते हैं। तो पहले हम विद्युत विभव को समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए इसकी डेफिनेशन लिखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम बताते हैं वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बताते हैं। अभी हम समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब मान लीजिए जैसे एक हमारे पास ये चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे Q, यानी कि एक आवेश रखा हुआ है, और इसके तब ये आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे हम जानते कि गांव वगैरह में या पहले जो राजा होते थे हमारे, तो राजा क्या करते थे, राजा का अपना एक क्षेत्र होता था चारों तरफ कि भाई ये इस राजा का क्षेत्र है, इसमें कोई भी नहीं आ सकता है, या कोई भी बाहर का आदमी आ नहीं सकता या जा नहीं सकता उनकी बिना परमिशन के। तो ऐसे ही मतलब राजा के क्षेत्र में अगर कोई आएगा मतलब बिना उनकी आज्ञा के तो उसे दंड दिया जाएगा। तो राजा का क्षेत्र चारों तरफ फैला हुआ होता था कि इस गांव के या इस मतलब कि जो राजा हैं उनका ये क्षेत्र है। तो ऐसे ही एक हमारे पास आवेश होता है, यानी कि चार्ज होता है, उसका भी चारों तरफ एक रीजन होता है, मतलब क्षेत्र होता है, जिसमें होता क्या है कि अगर किसी दूसरे चार्ज को हम लेके आएंगे, जैसे राजा होता है, राजा के क्षेत्र में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए तब क्या होगा, राजा उसको अपने जो भी लोग होंगे उनसे कहेगा जाओ उसको पकड़ के लाओ, या कहेगा जाओ उसको दूर से भगाओ। तो ऐसे ये चार्ज होता है, इसके क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तब ये क्या करेगा, मतलब या तो उसको अपनी तरफ अटैक करेगा या उसको रिपेल करेगा। अब होगा क्या कि जैसे चार्ज के पास हम एक कोई दूसरा चार्ज लाते हैं। अब चार्ज के केस में हम डिफाइन करेंगे कि जो चार्ज हम ला रहे हैं इसके फील्ड में वो किसी इन्फिनिटी पॉइंट से ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, और ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब धनावेश है। अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये इसके पास आना नहीं चाहे, मतलब आएगा तो लेकिन इसको ये रिपेल कर रहा होगा। तो रिपेल कर रहा होगा तो इस तरह से हम इसको देखेंगे यहाँ पे कि मतलब ये इसको रिपेल कर रहा होगा, फिर भी हम इसको एक्सटर्नल फोर्स से इसको यहाँ तक हम मूव कराएंगे, मतलब हम अपनी तरफ से फोर्स लगाएंगे। भाई रिपेल कर रहा होगा तो मतलब रिपेल करेगा, लेकिन फिर भी हम इधर से अपनी तरफ से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे, मतलब बाह्य बल यहाँ पे लगाएंगे, तब भी हम इसको इसके अंदर मतलब कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा के ले जाएंगे। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे इस चार्ज का जो वर्क डन होगा यहाँ पे, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मान लीजिए इसको हम यहाँ पे मूव करा के ले आए, किसी ये पॉइंट था इन्फिनिटी पे, ये पॉइंट ए पे था, अभी मूव होके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से मतलब इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में इस पर जो भी हमने वर्क डन हुआ होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसी पे डेफिनेशन डिफाइन की जाती है। एक बार फिर समझते हैं कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट तक अब हम जब मूव करा के लाते हैं तो जो वर्क डन होता है, यानी कि जो कार्य होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं या विभव कहते हैं, विद्युत विभव। तो लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धन आवेश को, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक मूव कराने में जो भी हमारे पास वर्क डन होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो एक वर्ड ध्यान रखें कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन आएगी तो चार्ज को हम इन्फिनिटी से मूव करा रहे हैं कि इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट का हमें निकालना है, यानी कि अनंत से एक बिंदु तक मूव कराते हैं, अनंत से उस बिंदु तक। ये ध्यान रखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, क्योंकि अभी हम आगे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। अब मान लीजिए उसने डेफिनेशन लिख के दे दी, अब पूछा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, तो उसमें केवल यही पॉइंट डिफर करेगा। अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझाएंगे तब आपको बताएंगे उसमें। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इसका ऐसा यूनिट होता है हमारे पास वोल्ट। जैसे हमने भी पीछे भी इसको पढ़ा था कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट होता है, और उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, बी से। हिंदी में इसको पढ़ते हैं कि विभव का मात्रक ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है,
एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बनेगा। 1 वोल्ट की डेफिनेशन अगर इससे देखना चाहें कि 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इनफिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इनफिनिटी से हम एक पॉइंट तक मूव करा के लाते हैं और उसमें अगर 1 जूल का वर्क होता है तो हम उसको 1 वोल्ट कहेंगे। तो ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि एक कूलम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। ये इसका हम फॉर्मूला पढ़ेंगे कि V = W/Q, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो V यहाँ पे हमारा क्या है, ये पोटेंशियल है, यानी कि विभव। W क्या है, चार्ज को मतलब आवेश को मूव कराने में, तो वो चलाने में, चार्ज को मूव कराने में जो भी कार्य हो रहा होगा उसको हम वर्क कहेंगे उसका। Q वहाँ पे जो भी हम चार्ज ले रहे हैं, जो मूव हो रहा है। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूले को समझ सकते हैं। V = W/Q याद रखें हम। अब जैसे इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करा दें तो बन जाएगा W = Q × V। तो पेपर में जो भी पूछे करेक्ट रिलेशन तो उसको यहाँ पे बता सकते हैं। ऐसे से मान लीजिए Q को जब तो W/V बन जाएगा। तो हमें एक फॉर्म याद रखिए कोई भी कि V = W/Q, जिससे हम सारी फॉर्म उसकी निकाल सकें। 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, वही 1 जूल पर कूलम। इसी डेफिनेशन से ये लिखा गया है कि भाई 1 वोल्ट किसको कहते हैं, जब 1 जूल वर्क हो 1 कूलम चार्ज के मूव होने पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। तो इसी फॉर्मूले से ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एमसीक्यू में आता है कभी कभी, ये मल्टीप्लाई में लिख देगा भाई कि जूल इंटू कूलम, ऐसे लिखा होगा जूल इंटू कूलम 1 वोल्ट, तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। जूल पर कूलम लिखा है तब वो ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो हमें छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ सकते हैं। बस आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और इसके जो नोट्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, हिंदी वाले हिंदी में समझें और इंग्लिश वाले बच्चे उसको इंग्लिश में लिखें। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट हेडिंग, जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है उसको हम समझते हैं यहाँ पे। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पीछे पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में था कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक मूव करा के लाते हैं चार्ज पार्टिकल को, तब जो वर्क होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, जैसे कोई पॉइंट B है और कोई पॉइंट A है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज पार्टिकल हमारा मूव होता है तब जो वर्क होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि जब चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक मूव होगा तब जो वर्क होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जब चार्ज पार्टिकल किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव होगा तब जो वर्क होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे। 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू एंदर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव होने में चार्ज को जो भी वर्क होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यही बात हिंदी में लिखी हुई है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मूव होने में, मतलब आवेश को जो भी कार्य करना होगा उसको हम विद्युत विभवांतर कहेंगे। लिखा है किसी बिंदु परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये हमें दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब पीछे जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चीज़ें पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट भी हमारे पास वोल्ट होता है। ऐसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन में वहाँ पढ़ी थी, वहाँ से बस ये था कि इन्फिनिटी से जो चार्ज मूव करता है किसी पॉइंट तक उसको डिफाइन करते हैं। बड़े डेफिनेशन यहाँ पे कि 1 वोल्ट ऑफ वर्क इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू एंदर। हिंदी में ये लिखा है कि यदि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है तो उसे विभवांतर 1 वोल्ट होता है। वही बातें बस थोड़ा सा पॉइंट ऐड हो गया है। वही 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम के इक्वल होता है। ये हमें यहाँ पे समझना है। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे हैं कि जैसे विद्युत विभवांतर हमारे पास होता है, उसको मापने के लिए हम एक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर। क्या नाम होता है इसका?
वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ही हमें बताता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कितना है वहाँ पे, यानी कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो इस तरह से इसका सिंबल होता है। अब इसको हम सर्किट में जब लगाते हैं तो इसको पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं। किस में लगाते हैं हम? पैरेलल कनेक्शन में। ये याद रखिए, यही क्वेश्चन पूछे आते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस डिवाइस से मेजर करते हैं स्टूडेंट, तो बताएंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किस कनेक्शन में लगाया जाता है, सीरीज कनेक्शन में या पैरेलल कनेक्शन में, तो बताएंगे पैरेलल कनेक्शन, यानी कि समांतर श्रेणी में लगाते हैं इसको। इसमें कभी वोल्ट मीटर को परिपथ हमेशा ये समांतर क्रम होगा यहाँ पे। पैरेलल कनेक्शन आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे पैरेलल को हिंदी में समांतर क्रम कहते हैं, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे लिख लेंगे हम समांतर, हिंदी में आप लोग लिखिए कि इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। अब जो वोल्ट मीटर होता है इसको हम हमेशा रेजिस्टेंस होता है जब इसको बनाया जाता है, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई रहना चाहिए, ताकि ये सर्किट से बहुत कम करंट ले पाए, मतलब करंट की वैल्यू को चेंज ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चन है हमारे पास कि वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, तो असर्शन ठीक क्यों, ताकि ये सर्किट से बहुत कम करंट ले पाए, यानी कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस को हम प्रतिरोध कहते हैं, वो उच्च रहना चाहिए, कि प्रतिरोध बहुत उच्च होता है ताकि यह परिपथ से नगण्य या बहुत ही कम धारा को ले सके। तो ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वोल्टेज इज़ द अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हम लोग कहते हैं कि हमारे घर में 220 वोल्ट वोल्टेज आ रहा है, तो वही हम लोग वोल्टेज को बताते हैं, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को समझा। ये जितने भी पॉइंट मैंने जैसे वोल्ट मीटर के यहाँ पे जो बताए, ये सारे आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है। और ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन हमारा आता है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, चार्ज के बारे में पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं करंट को। तो अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में हम इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक कंडक्टर होता है, इस तरह से हम कंडक्टर को बनाते हैं। अब कंडक्टर में क्या होता है कि पहले बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे अब इस पर अगर हम बैटरी लगा देते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास कंडक्टर था और इसमें हमने अप्लाई कर दी बैटरी। बैटरी को स्विच के थ्रू लगाते हैं यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से हम इसमें बैटरी अप्लाई करेंगे, तो बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अब ये क्या करेगा, मतलब कि जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इधर उधर हमारे सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे रैंडमली, वो एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन मूव करने लगेंगे। अब होगा क्या, पहले जैसे हम बैटरी इस पर लगाएंगे तो पहले ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव, ये टर्मिनल हो जाएगा इसका नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। क्या डेवलप हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सरफेस के कंडक्टर पे, मतलब कंडक्टर है इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करेंगे इसमें। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। अभी एक इलेक्ट्रॉन में जब मूव करेंगे तो इसी को हम लोग, इसकी वजह से ही जो हमारा सर्किट होता है उसमें करंट डेवलप होती है, जिसको हम आई से लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यही से बनती है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो किस रेट से फ्लो हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। मतलब डेफिनेशन में बढ़िया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे I = Q/T। Q यहाँ पे होता है वो आवेश होता है फ्लो होने वाला, और T यहाँ पे समय है, यानी कि T हमारे पास यहाँ पे टाइम होता है। अब होता क्या है, जैसे कि जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं, अब कंडक्टर में क्या होता है, दो टाइप की करंट होती है हमारे पास।
एक करंट वो होती है जो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रही होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन करंट। ये हमारी कैसे फ्लो कर रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और एक जो हम ये आई से दिखाते हैं करंट, ये हमारी कन्वेंशनल करंट कहलाती है, इसको हम हिंदी में पारंपरिक धारा भी कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, दोनों ही पेपर में पूछा जाता है कि कन्वेंशनल करंट किधर फ्लो करती है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रही है। इसी पॉजिटिव टू नेगेटिव को एक दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, कभी कभी ये भी लिखा रहता है। तो ये भी हम इसमें ध्यान रखें, ये पेपर में पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चंस। अब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेजर करते थे, चार्ज को हमने कूलम में मेजर करा था, ऐसे जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा उसको हम एम्पियर में मेजर करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, मतलब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। अब एम्पियर का एक थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, कभी कभी बहुत छोटी छोटी करंट्स होती हैं तो उसको हम मिली एम्पियर में मेजर करेंगे या माइक्रो एम्पियर में मेजर करेंगे। तो 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम यहाँ से बना सकते हैं। आप यहाँ पे एक चार्ज को 1 कूलम कर दीजिए, टाइम को 1 सेकेंड कर दीजिए। तो अगर 1 कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे जो करंट होगी वो हमारी 1 एम्पियर कहलाएगी। तो ये लिखा है कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इज सेड टू बी 1 एम्पियर। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन होता है, मान लीजिए जैसे एक हमारे पास वायर है, इसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा कि जैसे अगर हम वायर को बीच से कट कर दें तो हमें इस तरह से कुछ सर्कुलर एरिया दिखाई देगा वायर का। तो ये जो सर्कुलर एरिया होता है यही हमारा क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो इसी क्रॉस सेक्शन से ही मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे होंगे वायर में, वो फ्लो कर रहे होंगे। तो हिंदी में लिखा है कि जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें हम प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। अब देखिए 1 एम्पियर लिखा कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम पर सेकंड। तो ये लिखा है, ये बहुत ध्यान रखिए, ये मतलब पेपर में पूछे जाते हैं हमारे। अब हम पढ़ते हैं एमीटर के बारे में। एमीटर क्या होता है, एमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं। एमीटर क्या होता है, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं। भाई कितनी करंट आ रही है, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, जो भी हो उसको हम एमीटर से कनेक्ट कर मतलब मेज़र किया जाता है। अब जो एमीटर होता है हमारा वो किसी सर्किट में, उसको हम किसी सर्किट में सीरीज़ कनेक्शन में लगाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कैसे करके इसको सीरीज़ में। जैसे ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, उसमें करंट फ्लो कर रही है हमारे पास आई, ये रेजिस्टेंस है मतलब प्रतिरोध है। तो हमें करंट मेजर करनी है तो क्या करेंगे, हम एक एमीटर इसके सीरीज़ में लगा देंगे आगे की तरफ। तो जितनी भी करंट जाएगी वो इसको ये एमीटर हमारा उसको मेज़र कर लेगा। तो इस तरह से हम एमीटर को सीरीज़ में लगा के करंट की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। मैंने आपको बता दिया कि इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज़ में जब किस लिए कनेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे मतलब वो करंट की सारी वैल्यू को मेज़र कर ले। अब जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, मतलब उसका प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। क्यों प्रतिरोध कम होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिरोध कम होगा मतलब रेजिस्टेंस कम होगा तो ये जो करंट मेज़र कर रहा है ये इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा, करंट की वैल्यू को। तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस हम कम रखते हैं। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी और एमीटर जितनी करंट मेज़र करना चाहिए उतनी मेज़र नहीं कर पाएगा। तो यही लिखा हुआ है। जैसे वोल्ट मीटर में ये वाला पॉइंट एसर्शन देने के लिए इंपॉर्टेंट था, इसी तरह एमीटर में भी ये हमारा पॉइंट जो है एसर्शन देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट। यही इसमें लिखा है कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए ताकि यह परिपथ में प्रवाह होने वाली धारा के मान को प्रभावित ना करे। तो इस तरह से आज का हमने ये अपना लेक्चर कंप्लीट किया। इस लेक्चर में मैंने जो भी आपको पढ़ाया आप लोग उसके नोट्स बनाए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में बनाए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में बनाए। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि हमने जो भी टॉपिक्स यहाँ पे पढ़े हैं इससे रिलेटेड हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस क्या रहेंगे
या जो NCERT के क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे, या जो PYQ आए हुए हैं वो भी हम देखेंगे। बस आप लोग क्या करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमें भी आगे वीडियो बनाने के लिए कॉन्फिडेंस आए और आप सब इसको देखते रहें।